हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने पोसेट वगैरह देखा था, तो अब हम इस वीडियो में लेटिस को देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसी यूनिट को। ठीक है। इसमें देखो, सबसे पहले तो अगर हम पोसेट की बात करें तो पोसेट होता है क्या है। पोसेट एक पार्शियल ऑर्डर सेट होता है, जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांसिटिव होता है। ठीक। अब लैटिस क्या होता है। लैटिस बस एक ड्राइव्ड यूनिट है पोसेट की। पोसेट के अंदर अगर आपका GLB और LUB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जो सेट बनेगा वो हमारा लैटिस कहलाएगा। ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ लेना इसको। चलो एक डेफिनेशन पढ़ दे रहा हूँ। द पोसेट दिस इज अ लैटिस इफ SUP एंड INF, यानी कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ A, B एग्जिस्ट इन L। ठीक है। ए और बी हमारे एलिमेंट हैं L के अंदर। ठीक। तो अगर उनका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा तो वो हमारा लैटिस होगा। ठीक। अब लैटिस है तो फिर उसके अंदर कुछ लॉज होल्ड होते हैं। लॉज कौन कौन से होते हैं? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है। तो ये 3 लॉ हैं, ये इनके बारे में हमने डिस्कस करा है डिटेल में पीछे। तो आई होप इनको ज़्यादा क्लियरली बताने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में अब, है ना। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, एनी पोसेट इज अ लैटिस व्हेन मीट एंड जॉइन बोथ एग्जिस्ट फॉर ऑल द टेकन सेट। मतलब वही बात है कि अगर इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो वो लैटिस होगा। ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारी बेसिक डेफिनेशन लैटिस की। अगला कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। तो मैंने आपको अभी पिछली मतलब वीडियोस में डुअल बताया था बूलियन अलजेब्रा में, आपको याद हो तो। यहाँ पे भी डुअलिटी उसी तरीके से, मतलब अगर हमारा जो साइन होता है, जो हम बेसिकली अगर मैं बात कर रहे थे वो प्रोसीड वाला, तो उसको अगर हम उल्टा कर दें तो वो डुअल बन जाता है। ठीक। और अगर हम उसको उल्टा करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उसके जो सुप्रीमम इन्फीमम होंगे वो भी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। मतलब अगर हमारा कोई एक एलिमेंट हमारे जो नॉर्मल लैटिस होता है, नॉर्मल जो रिलेशन होता है, उसमें अगर वो सुप्रीमम है तो वो अगर उसका डुअल होगा तो वो उसमें वो इन्फीमम बन जाएगा, और जो इन्फीमम होगा हमारे नॉर्मल के अंदर वो डुअल के अंदर हमारा सुप्रीमम बन जाएगा। ठीक है। भी चीज़ का अगर हमें डुअल लिखना हो तो जहाँ पे मीट आ रहा हो वहाँ पे ज्वाइन लिख दीजिए, और जहाँ ज्वाइन आ रहा हो वहाँ पे मीट लिख दीजिए, सिंपली हमारा डुअल बन जाएगा। ठीक। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लैटिस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम हैश डायग्राम के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें डिटरमाइन करना है कि जो हमारा यह पोसेट दे रखा है, जिसका हैश डायग्राम दे रखा है, वो लैटिस है या नहीं। तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे? इसके लिए हम कैली टेबल को बनाएंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि हर एक एलिमेंट का LUB और GLB निकालेंगे। ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे ये देखिए, उसके लिए हम यहाँ पर ये टेबल बनाएंगे। ठीक। अब हमारा जो एलिमेंट है ए, ठीक, ए एलिमेंट लिखा लिया है हमने, और इसका हम देख रहे हैं ए के साथ अब LUB। ठीक है। तो की बात करें तो ए का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो क्या होगा? अगर हम ए के साथ लीस्ट अपर बाउंड देखें तो वो ए होगा, है ना। ठीक। सिमिलरली अगर हम बी के साथ देखें तो ए और बी में ऊपर कौन सा है? बी। यानी कि ए का अपर बाउंड क्या हुआ? बी, और बी का अपर बाउंड भी बी हो गया। क्यों? क्योंकि बी और बी आपस में रिलेटेड होते हैं, बिकॉज लैटिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक। सिमिलरली अगर मैं ए का सी के साथ देखूं तो ए और सी में कौन सा मेरा लिस्ट अपर बाउंड होगा? सी। ठीक। ऐसे ही अगर मैं ए और डी में देखूं तो लिस्ट अपर बाउंड हमारा क्या होगा? डी। अब मैं बात करता हूं बी की, ए के साथ। ठीक है। तो बी और ए में हमारा अपर बाउंड क्या बन रहा है? हमारा अपर बाउंड बन रहा है बी। क्यों? क्योंकि हैश डायग्राम में बी ऊपर आ रहा है ना। तो अपर बाउंड बी और ए का क्या बनेगा? बी। लीस्ट अपर बाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें हमारा लिस्ट अपर बाउंड क्या बनेगा? बी और बी में, वो तो बी हो गया। ठीक। बी और सी की बात करें तो हमारा लिस्ट अपर बाउंड सी बनेगा। सिमिलरली अगर बी डी की बात करें तो वो डी बनेगा। तो इस तरीके से हम LUB की टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक। सिमिलरली GLB, GLB मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगर हम ए की बात करें तो ए का लोअर बाउंड तो ए ही रहेगा, है ना। तो ए और ए का लोअर बाउंड हमारा ए आ गया। ठीक। सिमिलरली अगर हम ए और बी की बात करें तो ए और बी में हमारा लोअर बाउंड क्या होगा? लोअर बाउंड होगा ए। ठीक। अगर हमारा लोअर बाउंड एक ही है तो हम उसी को ग्रेटेस्ट कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट है यहाँ पर लोअर बाउंड के रूप में।
तो उसी को ग्रेटेस्ट GLB कंसिडर कर लेंगे और फिर उसको टेबल में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी कैसे बनेगी। चलिए हम बी के लिए और डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, बी और ए में हमारा लोअर बाउंड क्या है, ए है ना। बी और बी में हमारा लोअर बाउंड क्या होगा, बी। ठीक, अब बी और सी में हमारा लोअर बाउंड क्या होगा, बी। ठीक है, मतलब लोअर बाउंड इन द सेंस हम GLB की बात कर रहे हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक, और बी और डी में हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, बी। तो हमने यहाँ पर बी लिख दिया है। ठीक, आई होप ये टेबल अब आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी डी हर एक एलिमेंट का एक कोई ना कोई एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा पोसेट हो गया, ये लैटिस की कंडीशन को वेरीफाई कर गया और इसीलिए ये हमारा लैटिस प्रूफ हो गया। अगर हम मान लीजिए कोई एक एलिमेंट होता, मान लो डी होता, ठीक, उसका हमारा GLB एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे हम डैश लगा देते इस टेबल में। जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा जो भी एलिमेंट, वहाँ पे हम कैले टेबल के अंदर डैश लगा देंगे। ठीक है, अभी हम ऐसे क्वेश्चंस भी हैं आगे देखेंगे उनको। तो जहाँ पे डैश लगा होगा, मतलब इसका मतलब हो गया कि वहाँ पर वो एलिमेंट का GLB या फिर LUB एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब कि वो लैटिस की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है और इसलिए वो लैटिस नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसका अगला क्वेश्चन भी लगभग सेम है। हम वो क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लैटिस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम उस पर बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें स्पेसिफिकली एफ़ के लिए बात कर रहे हैं अभी। ठीक, तो अगर मैं एफ़ का वो निकालना चाहूँ LUB विद G, ठीक है, तो वो क्या आएगा, F और G तो सेम लेवल पे ही हैं, तो इसमें हमारा लीस्ट अपर बाउंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं F और G को देखूँ तो वो सेम लेवल पे आए, तो उसमें से कोई अपर बाउंड हाँ अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि वो सेम लेवल पे हैं, उनसे ऊपर कोई एलिमेंट भी नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो LUB है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, कैले टेबल में वहाँ पर डैश लगा देंगे। देखिए हमने यहाँ पर डैश लगा दिया। ऐसे सिमिलरली अगर हम G और F की बात करें तो G और F हमारे सेम लेवल पे थे, अभी हमने एस डायग्राम देखा, तो इसका मतलब उनका भी LUB एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहाँ पे भी हमने डैश लगा देंगे। सिमिलरली हमारा अगर GLB एग्जिस्ट नहीं करता तो हम GLB में भी कहीं ना कहीं पर डैश लगा देते, बट इस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने सारे एलिमेंट्स लिखे हैं। ठीक, बट अब हमने देखा कि भैया हर एक एलिमेंट के लिए LUB तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं इनके लिए एग्जिस्ट टेंस है और कुछ ऐसे हैं जिसके लिए एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो अब हमारी लैटिस की कंडीशन क्या कहती है, लैटिस की कंडीशन ये कहती है कि हर एक एलिमेंट का होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ का हो कुछ का नहीं हो। तो अब लैटिस की कंडीशन तो वेरीफाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारा पोसेट वो लैटिस नहीं है। ठीक, क्लियर होगी बात, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये थ्योरम देखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक, बहुत पास ला के बोला है मैंने माइक को। ठीक है, सब कान खोल के सुन लो। अब इसको इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, पढ़ लो, आ जाती है 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर में एक पार्ट आ जाता है इसका। ठीक है, तो समझ लो अगर 2 पार्ट आ गए 10 नंबर पक्के, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक दुनिया में ऐसा रोकने वाला। अरे हमने पढ़ा, ये कैसे गलत हो जाएगी, पढ़ लो बस। हो भी सकती है वैसे गलत, इतना वो कॉन्फिडेंस भी नहीं जाना चाहिए था। वापस लेते हो उन शब्दों को, बाकी तुम लोग तो हो ही होते हो होशियार कि कर भी सकते हो गलत, है ना। चलो, हमें क्या दे रखा है, इफ़ एल बी अ लेटिस, हमारे पास एक लेटिस है एल। ठीक है, तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी लेटिस एल के अंदर, उसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। मैं यूनियन बोल रहा हूँ, मीट ज्वाइन अब अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, हमें ये कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ वाली मैंने बताई है बहुत बार कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो पहली बार में इसको लेके चलो, इसको प्रूफ कर दो, फिर अगली बार में इसको लेके चलो, इसको प्रूफ कर दो, मतलब दोनों को ही प्रूफ करना है एक दूसरे से की हेल्प से। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहली बार में हमने ये लेके चले, हमने माना कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। मैं यूनियन बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, तो अपने हिसाब से मीटर ज्वाइन समझ लेना है। ठीक, सिंस अब हमारे पास कंडीशन क्या होती है, हमारे पास ये कंडीशन होती है कि ए यूनियन बी हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है अपर बाउंड। ठीक है, हर एक एलिमेंट का अपर बाउंड बनता है। तो अपर बाउंड की कंडीशन क्या होती है कि वो जिन भी एलिमेंट्स का अपर बाउंड होता है वो उनसे ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल्स टू का ऐसे साइन बना के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये अपर बाउंड है तो ये
ए से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो ये हमारी कंडीशन बन जाएगी। अभी इसको मत देखना, बी वाले पार्ट को, इतना देखना जहाँ तक मैंने पेन रखा है उससे लेफ्ट साइड के पोर्शन को देखो। ठीक, इतना क्लियर है। ठीक, अब हमें पता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है, बी। अब तो फिर हमने वो यहाँ पर सीधे सीधे रख दिया। तो इसका मतलब अगर हम इसको रख देंगे तो इसकी वैल्यू यही तो आ जाएगी, है ना। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, ये बात हो गई। अब हम इसका उल्टा प्रूफ करेंगे। तो हमने माना कि अगर हमारे पास ए इज़ लेस देन बी है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि बी इज़ लेस देन इक्वल टू बी हो सकता है। मतलब एक एलिमेंट खुद से छोटा है फिर खुद के बराबर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है लेकिन दूसरी तो कर रही है ना। ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ही तो होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो हुआ वो हमारा अपर बाउंड हो गया ए और बी का। क्यों, कैसे, देखो, बी ए से बड़ा है, ठीक है, तो मतलब ए जो होगा वो ऑलरेडी हैश डायग्राम में नीचे है और बी खुद का एक अपर बाउंड बन गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी जो हो गया वो अपर बाउंड हो गया ए और बी का। समझ रहे हो। मतलब हैश डायग्राम अगर प्लॉट करोगे तो ए तो नीचे आ गया बी से, क्यों, क्योंकि ए इज़ लेस देन बी दे रखा है हमें। ठीक, और बी इज़ लेस देन इक्वल टू बी भी हमने अभी प्रूव कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैश डायग्राम में बी ऊपर है ए नीचे है, तो बी को कंसिडर करेंगे हम अपर बाउंड ए और बी का। ठीक, सो अब हम देखते हैं लीस्ट अपर बाउंड कंडीशन। लीस्ट अपर बाउंड कंडीशन क्या होती है कि ए यूनियन बी हमेशा छोटा होगा बी से। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, अब हमें ये पता है कि जो हमारा ए यूनियन बी है वो हमारा अपर बाउंड है ए और बी का। हमने अभी ऊपर प्रूफ करा था। ठीक, तो अगर ये अपर बाउंड है ए और बी का, तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली कंडीशन है कि बी हमसे हमारा छोटा होगा ए यूनियन बी से, है ना। समझ में आ रही है बात। मतलब पहली बार में हमने ये प्रूफ कर दिया कि बी इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ए यूनियन बी। फिर अगली बार में हमें तो पता है ये बात कि अगर हमारा कोई भी अपर बाउंड होता है तो वो एन एलिमेंट से बड़ा होता है। तो बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए यूनियन बी, ये हमारी बात हो गई। ठीक, तो अब ये भी है और ये भी है। देखो ऐसी थ्योरम बहुत करवाई हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और यही प्रूफ करना था। ठीक, अब इसी मैनर में अगर हम इंटर सेक्शन वाली करना चाहें, मतलब मिड जॉइंट समझ लेना तो अपने हिसाब से, तो वो भी कर सकते हैं। और थर्ड वाली हम इन दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पहली वाली लेना फिर दूसरी वाली प्रूव करना फिर दूसरी वाली लेना पहली वाली प्रूव कर देना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों को मिक्स करके लिख देना, प्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये थ्योरम हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली थ्योरम की तरफ। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट कभी कभी किस्मत ख़राब होती है ना, तो थ्योरम आ जाती हैं और नंबर ले जाती हैं। ठीक, तो इनको देख लेना यार, क्योंकि पता ही है कितनी बढ़िया किस्मत है तुम लोगों की और हमारी भी। तो देख लेंगे, इनको देख लेते हैं। ठीक है, एक बताऊंगा बाकी अपने आप करना। ठीक, हमें दे रखा है एक लेटिस दे रखा है और ए बी सी डी उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी विच इम्प्लाइज दैट ए यूनियन सी इज़ लेस देन इक्वल टू बी यूनियन सी हमें देना है। ठीक, तो अगर हमारे पास अभी हमने ऊपर प्रूफ करा कि अगर हमारा ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी होता है तो इसका मतलब यही होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। अभी ऊपर वाली थ्योरम प्रूफ करी, वहीं से हमने ये बात यहाँ पर लिख दी। ठीक, अब हमने क्या करा, हमने लिया ए यूनियन सी जो हमारा हमें प्रूफ करना था ना, यहाँ पर ये लिया, इसका यूनियन निकाल दिया हमने, जो जो जिसके इक्वल प्रूफ करना है। ये सारी थ्योरम्स ऐसी होंगी। ठीक है, अगर यूनियन वाला केस है तो यूनियन ले लेंगे, इंटरसेक्शन वाला केस है तो इंटरसेक्शन लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये यूनियन ले लिया। ठीक है, इसके साथ अब हमने लॉज लगा, इसको खोला, तो कम्यूटेटिव लॉ से हम इसको बी यूनियन सी को सी यूनियन बी लिख सकते हैं और एसोसिएटिव से हम इस तरीके से बना सकते हैं। और हमें ये पता है आइडोपोटेंट लॉ से कि ये सी के इक्वल होता है तो ये सी हो जाएगा। ठीक, इसको फिर से कम्यूटेटिव लॉ से ऐसे लिख दो। ठीक है, और फिर उसको ऐसा बना लो। ठीक, और ए यूनियन बी हमारा ऊपर था क्या, ए यूनियन बी हमारा बी था, तो हमने यहाँ पर उसको बी पुट कर दिया और हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो गई। समझ में आ गई बात। ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं, थ्योरम खत्म हो गई। गाइस एक थ्योरम और बची है, चलो इसको भी कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। ठीक है, उसको हमें प्रूफ करना है, तो हमने उसको प्रूफ करने के लिए क्या करा कि जो हमारा ये लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हमारा लोअर बाउंड होगा तो वो हमारा हमेशा एलिमेंट से छोटा होगा। ठीक,
तो अगर हमारा ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो वो एक लोअर बाउंड हुआ, तो वो हमेशा ए या फिर बी से छोटा होगा। तो ये वाली के 2 केसेस बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये केसेस बन गए, और हमें ये भी पता है कि अगर हमारा बी यूनियन सी, बी और सी का अपर बाउंड है तो वो बी से बड़ा होगा। तो अगर हम इतना देखें, मतलब आप मेरे पेन के राइट साइड वाला केस देखना, तो ये बात तो हो गई अपर बाउंड के लिए कि बी इज लेस देन इक्वल टू बी यूनियन सी। क्यों? बी यूनियन सी एक अपर बाउंड हो जाएगा, ठीक। और ये बात अगर अब हम लेफ्ट साइड देखें पेन के, तो ये बात हमारी लोअर बाउंड से होती है कि ए और ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे के सामने लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा लोअर बाउंड हो गया, ए का भी और बी यूनियन सी का भी, ठीक। ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सिम्बॉलिकली फॉर्म लिखें तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, उससे छोटा होगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। होगा नहीं होगा? इसका और इसका लोअर बाउंड है, दोनों का लोअर बाउंड है, इसीलिए हम इंटरसेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। फिर अब हमें फिर से पता है कि ए इंटरसेक्शन सी हमारा जो है वो छोटा होगा ए से भी और सी से भी, और सी जो है वो हमारा छोटा होगा बी यूनियन सी से। तो अगेन फिर से यही प्रूव हो जाएगा कि वो हमारा लोअर बाउंड हो गया, ठीक। फिर लोअर बाउंड हो जाएगा तो फिर उससे फिर से ले सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी इज लेस देन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमको ये बता रही है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो अपर बाउंड हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का। देखो इन दोनों का अपर बाउंड हो गया, ये सेम ही तो चीज़ है, ठीक। तो अपर बाउंड हो गया। अब ये अपर बाउंड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का यूनियन इससे छोटा होगा। तो इन दोनों का यूनियन निकाला, वो इससे छोटा हो गया, ठीक। और अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे उल्टा करके लिख दें तो जो हमें प्रूफ करना था वही तो आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझना है, मतलब समझने वाला मैटर है नहीं इसमें ज़्यादा। इसको थोड़ा सा लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अपर बाउंड कहाँ लगेगा, लोअर बाउंड कैसे लगेगा, तो हो जाएगी उधर। हम मैंने जितना एक्सप्लेन करना था वो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा आपकी मदद, आपको खुद ही करना है, और करना भी खुद ही है। खैर कोई कितनी हद तक आपकी मदद कर सकता है ना। तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी समस्या हो कोई ज़्यादा ही तो कमेंट कर देना, समाधान कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम पे। ये आती ही आती है, आती ही आती है, मतलब आती ही आती है, ठीक है। ऐसी है कि ऐसी आती है, और ऐसे के ऐसे ही नंबर मिलते हैं, सीधे सीधे 10, ठीक। ध्यान से देखना, थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा तुमको समझने के लिए लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी मैं कुछ इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा। पूरा ध्यान लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हमें ये प्रूव करना है कि डुअल ऑफ अ लैटिस हमेशा एक लैटिस होगा, ठीक। तो हमने क्या करा, उसके लिए सबसे पहले एक लैटिस माना एल, और उसमें हमने 2 एलिमेंट्स माने ए कॉमा बी, ठीक। अब हमारा एक लैटिस एल है, तो वो उसके अंदर हमारा सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि वो लैटिस की कंडीशन होती है, ठीक। तो यानी कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर ए यूनियन बी एग्जिस्ट करेगा एल के अंदर, तो वो क्या होगा, वो सुप्रीमम होगा ए कॉमा बी का, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी उससे छोटे होंगे, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। सिमिलरली अगर हम देखें तो इसको हम कॉन्वर्स तरीके से लिखें तो वो ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पर तो ये अपर बाउंड था, बट ये हो गया डुअल। तो यहाँ पर जो अपर बाउंड होता है वो डुअल के अंदर लोअर बाउंड होता है। तो ए यूनियन बी अब हमारा क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। कौन से में, डुअल वाले लैटिस में। ये डुअल बन गया ना, देखो साइन उल्टा हो गया, यहाँ पर ये था और यहाँ पर ये साइन बन गया, तो साइन उल्टा हो गया, इसका मतलब डुअल बन गया, ठीक। अब अब हम ये प्रूव करेंगे कि ए यूनियन बी जो है हमारा वो इन्फीमम होगा, क्योंकि हमें लोअर बाउंड तो मिल गया, लेकिन अगर हम इन्फीमम प्रूव कर दें तो इसका मतलब हमारी आधा काम हो जाएगा। फिर हमें सुप्रीमम प्रूव करना होगा दूसरे वाले को, तो हमारा लेटेस्ट प्रूव हो जाएगा। यही तो कंडीशन होती है, ठीक। तो हमने क्या माना, लेट
एल बी एनी लोअर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी इन एल कॉमा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब डुअल के अंदर हमने माना कोई एक एल एलिमेंट जो कि लोअर बाउंड है ए कॉमा बी का, ठीक। तो लोअर बाउंड हमेशा छोटा होता है ए और बी से, है ना। तो ये हो गया। तो अगर हम इसका डुअल लिखेंगे तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा, है कि नहीं, ठीक। अब यहाँ पर ये लोअर बाउंड था, लेकिन डुअल के अंदर क्या होगा, वो अपर बाउंड। तो एल इज एन अपर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी इन दिस, ठीक। तो ये अपर बाउंड हो गया, ठीक है। अब तो अगर हम देखें तो लीस्ट अपर बाउंड ए कॉमा बी का क्या होगा, वो होगा एल, ठीक है। तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी इज लेस देन इक्वल्स टू एल इन नॉर्मल लैटिस, ये नॉर्मल वाली हो गई, ठीक है। तो अब हम एल यू बी को लिख सकते हैं ऐसे ए यूनियन बी के फॉर्म में, ठीक। तो ये हो गया। अब अगर हम डुअल के अंदर देखें तो वो ये बन जाएगा हमारा, ठीक, ये बन गया। तो उसके बाद ये हमारा डुअल था, तो जो वहाँ पर हमारा एल यू बी था वो यहाँ पर क्या होगा, जी एल बी। क्यों, क्योंकि डुअल के अंदर एक्सचेंज हो जाती हैं वैल्यूज़, है ना। तो ये जी एल बी हो जाएगा। और इसी तरीके से हम इसको एल यू बी प्रूफ कर सकते हैं डुअल वाले लैटिस में, ठीक। तो हमारे पास जी एल बी हो गया, एल यू बी हो गया, ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई। इसका मतलब हमारा जो लैटिस है वो प्रूव हो गया, डुअल जो है हमारा वो लैटिस प्रूव हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक। आइसोमॉर्फिक लैटिस क्या होती है, अब इसको देखते हैं। आइसोमॉर्फिक लैटिस ये होती है कि अगर आपके पास एफ ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से दे रखा है तो वो इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर यूनियन के टर्म्स में दे रखा है तो वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये होती है हमारी आइसोमॉर्फिक लैटिस, ठीक है। तो अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमाइन वेदर द लैटिस शोन इन फिगर आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। तो L1 L2 करके दे रखा है, ठीक है। अब इसका हम फंक्शन बनाते हैं। देखो फंक्शन ए का क्या बनेगा, ए का बनेगा 1, बी का क्या बनेगा 3, सी का बनेगा 2, डी का बनेगा 4। मैं बता चुका हूँ इसको एक बार, फिर से नहीं बता रहा हूँ। वो सिमिलर मैपिंग बताई थी ना पीछे एक, वैसे ही बनेगा, ठीक है। वहाँ पर हम फंक्शन दे रखा था, उसमें उससे हैश डायग्राम बना रहे थे। अब हम सिमिलर मैपिंग से फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको आइसोमॉर्फिक होने के लिए वही हमारी जो कंडीशन होती है, ए इंटरसेक्शन बी, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले निकाला मतलब फंक्शन के अंदर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो वो आया बी इंटरसेक्शन सी हमारा एफ ए, ठीक है। एफ ए आया, एफ ए इज इक्वल्स टू 1 आया, ठीक है। और अगर इंडिविजुअली निकाला वो भी 1 आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो इक्वल हो गया, ठीक। फिर अब हमने क्या करा, यूनियन के लिए करा। यूनियन के लिए भी पहले ब्रैकेट के अंदर निकाला, ठीक है, 4 आया। और इंडिविजुअली निकाला वो भी 4 आया, ठीक। इसका मतलब दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आइसोमॉर्फिक लैटिस हो गया, ठीक। जल्दी जल्दी समझाया मैंने ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं है सर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, मेन चीज़ समझेंगे टाइम लेके, ठीक है। ये तो ऐसी हैं हल्के हल्के। बात है हम सब लैटिस पे, ठीक है। सब लैटिस तभी होगी जब हमारा मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। जैसे कि मतलब क्लोजर हो मतलब मीट और जॉइन दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एम ऑफ लैटिस एल कॉमा लेस देन इक्वल्स टू इज सेड टू बी अ सब लैटिस इफ एम इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मीट एंड जॉइन। तो मतलब अगर एक्स कॉमा वाई एम में बिलोंग कर रहा है तो मीट भी हमारा एम में बिलोंग करना चाहिए और जॉइन भी हमारा एम में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे इतना पता है कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। D30 दे रखा है, उसके डिविजर्स का पहले हम सेट लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका हैश डायग्राम बनाएंगे। तो हैश डायग्राम देख लेते हैं। तो हैश डायग्राम उसका ये बन जाएगा। आई होप इतना तो अब आपको आ ही गया होगा कि हैश डायग्राम बना लो। नहीं बना पाओ तो भैया अब तक नहीं आया तो फिर चूल्हे पर पानी लेके डूब के मरी जाओ, ठीक है। बुरा लग गया, लग जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तो D30 करके हमारे पास था। अब हमें क्वेश्चन में ये दे रखा था, डिटरमाइन ऑल द सबलेटिस ऑफ D30 दैट कंटेन्स एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो D30 के ऐसे सबलेटिस निकालने हैं जो एटलीस्ट 4 एलिमेंट कंटेन करे, ठीक है। और हमारा लैटिस का जो रिलेशन है वो है डिविजिबिलिटी, ठीक। तो हम ऐसे 4 एलिमेंट्स के सेट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या 1 से 2 डिविजिबल है, हाँ है। 2 और 3 का बन सकता है, कोई रिलेशन नहीं, 2 डिविजिबल ही नहीं है 3 से, ठीक। 2 और 10 का बन सकता है, हाँ बन सकता है। क्या 1 2 5 और 10 बन सकते हैं आपस में एक दूसरे से, मतलब 1 से 2 रिलेटेड है, 2 से 10 रिलेटेड है, और 1 से 5 रिलेटेड है, 5 से 10 रिलेटेड है। देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है ये, कि जो जो क्लोज लूप बनाए
वो हमारे सब लेटिस बन जाएंगे। देखो जैसे कि 1, 5, 2, 10 ये क्लोज लूप बना रहे हैं, ध्यान से देखो तो ये हमारा सब लेटिस बन जाएगा। सिमिलरली 1, 2, 3, 6 ये क्लोज लूप बना रहे हैं तो ये भी हमारा सब लेटिस बन जाएगा। 1, 5, 15, 3 ये भी क्लोज लूप बना रहे हैं तो ये भी हमारा सब लेटिस बन जाएगा, और पूरा का पूरा तो है ही सब लेटिस, ठीक है, D30। तो ये हो गए हमारे सब लेटिस की क्वेश्चंस, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने बहुत बार बताया है, दोबारा नहीं बताऊंगा। प्रूफ इसका अपने आप देखना, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेट रिलेशन फंक्शन वाले प्रूफ की तरह है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। मुझे इतना पता है ये वाला प्रूफ हो जाएगा, तो मैं इसको आप लोगों पे छोड़ दे रहा हूँ, आगे के पार्ट पे जंप कर रहा हूँ, ठीक है। और उसका प्रूफ आता भी नहीं है वैसे भी एग्जाम में ज़्यादातर, तो हम उस पार्ट को देख रहे हैं जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट लैटिस मतलब एल के हर एक सबसेट के लिए मीट और ज्वाइन अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो कंप्लीट लैटिस होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लैटिस में कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट मतलब अगर हम मीट निकालें तो वो 0 आए और ज्वाइन निकालें तो वो हमारा 1 आए, ठीक है। तो ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट लैटिस की प्रॉपर्टी, ठीक। अब कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस के अंदर हमारे जो 0 और 1 है वो एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। मतलब कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए, तब वो हमारा कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस हो जाता है, ठीक। ये तो इसी छोटी छोटी डेफिनेशंस 2 नंबर में कभी पूछ लेते हैं तो मैंने लिखवा दिए हैं यहाँ पे, पढ़ लेना आप इनको, थ्योरी है, ठीक। मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, समझा दिया अब आपको। अब हम आगे देख रहे हैं इसी तरीके से कुछ लैटिस और हैं। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस मतलब जो लैटिस कंप्लीट भी हो और कॉम्प्लीमेंट भी एग्जिस्ट करे तो वो हमारी क्या हो जाती है, कॉम्प्लीमेंटेड कंप्लीट लैटिस। बाउंडेड लैटिस मतलब उसका लीस्ट एलिमेंट 0 हो और ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 हो, वो होती है हमारी बाउंडेड लैटिस, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जिसमें एग्जिस्ट कर जाए वो बाउंडेड लैटिस होती है। मॉडुलस लैटिस मतलब हमारा इस तरीके की अगर प्रॉपर्टी होल्ड कर ले तो वो हमारी मॉडुलस लैटिस होती है, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये वाली जो हमारी लैटिस है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं। तो हम ये चेक हम सबसे पहले ये हैश डायग्राम से कैली टेबल बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो हमने कैली टेबल बनाई। अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों के दोनों इसमें वेरीफाई कराने पड़ेंगे। अगर दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें वेरीफाई हो जाते हैं तो फिर ये लैटिस हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस प्रूव हो जाएगी। तो हम उसके लिए आगे देखते हैं कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। एक जगह पर ये कैली टेबल बना लेना, क्योंकि अब मैं इसको हटा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी बना लो कैली टेबल, आगे तुम्हारे लिए इजी बढ़ जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 अब मैं हटा रहा हूँ। 3 एलिमेंट ली BCD, ठीक है। तो सबसे पहले निकाला B मीट C जॉइन D, तो ये निकाला हमने। और ये हमें मिला, इसका जो सॉल्यूशन मिला कैली टेबल से वो मिला A, और इन दोनों का सॉल्यूशन कैली टेबल से B मिला। सिमिलरली अगर हम इसको निकालेंगे तो वो मिलेगा E। देख रहे हो साफ साफ B और E इक्वल है ही नहीं, तो ये नहीं होल्ड करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लैटिस हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगी। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस प्रूव हो जाती, ठीक है। हो गया क्लियर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। अब हमें ये पूछा गया है, लेट ए इज इक्वल टू दिस इज दिस एंड ए इज लेस देन इक्वल टू बी इफ ए डिवाइड बी द हैश डायग्राम गिवन इन फिगर। इस तरीके से हमें हैश डायग्राम दे रखा है, ए और बी डिवाइड हो रहे हैं, ऐसा एक रिलेशन दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट पूछा है 2 का, ठीक। तो हमें ऐसे मतलब निकालना है कि जो लोअर बाउंड आए वो हमेशा हमारा 1 आए, मतलब सबसे नीचे वाला एलिमेंट, और जो अपर बाउंड आए वो सब मतलब उसका हमेशा ऊपर वाला आए एलिमेंट, ठीक है। मतलब GLB और LUB हमेशा ऐसे आए कि जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आए वो हमेशा सबसे नीचे वाला एलिमेंट है जो हमारे हैश डायग्राम में प्रेजेंट हो, ठीक। और हमारा लीस्ट अपर बाउंड अगर हम निकालें उस एलिमेंट का, मतलब जो हमें दे रखा है, हमें जैसे 2 का निकालना है किसी एलिमेंट के साथ, तो वो हमेशा हमारा सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 और 3 का, अगर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालें तो वो क्या आएगा, 1, ठीक। सिमिलरली अगर हम 2 का 5 के साथ निकालें तो वो भी 1 है, और 1 हमारा हैश डायग्राम में सबसे नीचे का एलिमेंट है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। अब यही प्रॉपर्टी हमारे पास अपर बाउंड के लिए भी होल्ड करेगी। अगर हम ये देखें इसका LUB निकालें तो वो सबसे ऊपर का एलिमेंट हो जो कि है 30, ठीक है। तो 30 आ रहा है और यहाँ पर भी 30 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
3 एंड 5 जो हमारे हैं वो दो कॉम्प्लीमेंट हो गए 2 के। ठीक, क्लियर हो गई बात। सिमिलरली ऐसे ही एक नीचे क्वेश्चन करा हुआ है, उसको देख लेना आप। और अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं एंड में, जो कि कई बार थ्योरम्स के रूप में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये है कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, उसके अंदर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमेशा यूनिक होगा, ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट का। तो हमको ये प्रूव करना है। तो अगर हमें कभी भी यूनिक प्रूव करना है तो अब तक हम यही करते आ रहे हैं कि एक ही एलिमेंट के मतलब दो वो ले लेते हैं। अगर हमें जैसे सब ग्रुप में इन्वर्स प्रूफ करना तो हमने इन्वर्स एक ही ग्रुप के दो, एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग इन्वर्स लिए थे और उनको बाद में इक्वल प्रूफ कर दिया था। इस तरीके से हम एक ही एलिमेंट के, जो कि हमने ए लिया है, उसके हमने दो कॉम्प्लीमेंट लिए बी और सी, ठीक है। अब हम इनको इक्वल प्रूफ कर दें, यानी कि बी इक्वल टू सी प्रूफ कर दे तो हमारी बात बन जाएगी। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज़ होता क्या है कि जो हमारा जॉइन होता है वो 1 होता है और जो मीट होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं आइडेंटिटी से देखूं तो मैं बी का अगर मीट निकालूं 1 के साथ तो वो हमेशा बी ही आएगा, ठीक है। ये हमने लॉ भी पढ़ा था पीछे, है ना। ये लॉ ही तो है बूलियन अलजेब्रा का, याद है? नहीं याद है? जाके देख लो बूलियन अलजेब्रा भैया। ऐसे कहाँ हवा में उड़ा दियो उसे तुम समझ रहे तुम ही शक्तिमान हो कतई, अरे हो तुम बढ़िया इंसान, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। तो ये 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हमने ये लिखा है कि ए यूनियन सी इज इक्वल्स टू 1 है, तो हम वहाँ पर 1 की जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक। लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते, लिखेंगे जरूर। अब इसको खोल लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको खोलेंगे तो फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ बीच में ये वाला रिलेशन आ जाएगा। कितनी और होता है, अब तक नहीं समझ में आया तो तुम्हें पता ही है किस में डूब के मरना है। थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लेना अब की बार, अब तक तो निपटे नहीं। खैर, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको कम्यूटेटिव लॉ लगा देंगे। तो यहाँ पर बी और ए जो थे उनकी वैल्यूज उनकी जगह इंटरचेंज कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक। ये हमारे पास क्या है, ये देखो ये देखो, ये हमारे पास 0 है, ठीक। तो हमने इसको 0 लिख दिया। अब ध्यान से देखना, 0 को हम फिर से लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। देखो यहाँ पर हमारे पास सी के साथ है तो हमने इसको इंटरसेक्शन सी लिख दिया, ठीक। और ये हमारा ये तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। फिर से कम्यूटेटिव लगाया, ये कर दिया, ठीक। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ये सी के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ भी करके सी बनाना चाहते हैं, ठीक। तो हम अब सी तो ले आए, बाकी के पार्ट को हमें 1 प्रूफ करना। तो हमने क्या करा, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया और ये यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये हमने ऊपर क्या मानी है, ये हमने ऊपर मानी है 1, देखो दिख गई वो, ठीक। तो ये 1 हो गई, तो अब इसको हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। और किसी भी एलिमेंट का अगर हम इंटरसेक्शन 1 के साथ निकालें तो वो वही एलिमेंट आता है। मैं इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ तो मीट बोल लेना, ठीक है। हो गया, तो वही एलिमेंट आ गया, बी इक्वल टू सी प्रूव हो गया। इसका मतलब जो इन्वर्स है या फिर कॉम्प्लीमेंट है किसी भी एलिमेंट का वो हमेशा यूनिक होगा, ठीक। दैट्स इट, हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई। अब हम 4th यूनिट देखेंगे, फटाफट ख़त्म हो जाएगी वो भी। फिर 5th यूनिट देखेंगे, उसमें हम टाइम लगाएंगे आराम से। उसमें है ट्रीज, ग्राफ और रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन में थोड़ा हल्का रहेगा तुम्हारा पार्ट, ठीक है। तो तुम ट्रीज ग्राफ को अच्छे से देख लेना, वो बढ़िया मार्क्स दिला देगा तुमको, ठीक है। बाकी ध्यान रखो अपना, अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।